सावित्री की 3 बहुएं थीं। पहली बहू का नाम महिमा, दूसरी बहू का नाम नीता और तीसरी बहू का नाम मीनू था। सावित्री के तीनों बेटे दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। तीनों बहुत कम कमाते थे, जिसकी वजह से इतने बड़े परिवार का गुजारा नहीं चल पा रहा था। इसलिए उसकी तीनों बहू बालों में लगाने वाले तेल बेचने का काम करती थी। तीनों रोज सुबह सुबह टोकरी में तेल का डब्बा रखकर घर घर जाकर बेचने लगती है। कभी कभी तेल की बिक्री हो जाती थी, परंतु अधिकतर उनकी बिक्री नहीं होती थी। एक दिन घर में चूल्हे में खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो जाती हैं। माँ जी, लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। ठीक है, मैं मीनू बहू को अपने साथ जंगल ले जाती हूँ और लकड़ियाँ लेकर आ जाती हूँ। मीनू बहू, मेरे साथ जंगल चल, लकड़ियाँ लेकर आनी है। नहीं अम्मा, मैं नहीं जा रही लकड़ियाँ लेने, आप खुद चली जाओ या नीता दीदी को ले जाओ। सावित्री नीता को लेकर जंगल चली जाती है और लकड़ियाँ लेकर आ जाती है। थोड़ी देर बाद खाना बन जाता है और खाना खाने के बाद तीनों टोकरी में तेल लेकर बेचने चली जाती हैं। नीता किसी के घर के दरवाजे के पास जाती है और सिर से टोकरी उतारकर नीचे रख देती है। अरे ओ काकी, बालों में लगाने वाला तेल ले लो, प्रकृति तेल है। इसे लगाने के बाद बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएंगे और लंबे काले घने बाल आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, वैसे ही मेरे सर पर इतने कम बाल हैं। अगर ये भी इस तेल की वजह से झड़ गए तो मैं तो टकली ही हो जाऊंगी, नहीं चाहिए मुझे। अरे काकी, एक बार लगा कर तो देखो, प्रकृति तेल है, आपके बालों को कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं ले लूंगी, लेकिन तू मुझे 30 रुपए की छूट देगी तब लूंगी। नीता उसकी बात मान लेती है और 30 रुपए की छूट देकर तेल दे देती है। ये देखकर मीनू महिमा से कहती है, महिमा दीदी, ये नीता दीदी को क्या हो गया है? लगता है इनका दिमाग खराब हो गया है। वैसे भी जैसे तैसे बिक्री होती है और उसमें भी इन्होंने 30 रुपए की छूट दे दी है। सही बोल रही है, 30 रुपए में तो एक दिन की सब्जी आ जाती है। पता नहीं इसे ये दान करने की क्या जरूरत थी। तभी नीता उन दोनों के पास आ जाती है और फिर तीनों आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते तीनों को एक बेहोश चिड़िया मिलती है, जिसके पैरों और पंखों में धागा बंधा हुआ था। ये देखो, ये चिड़िया तो घायल है, इसके पैरों और पंखों में धागा बंधा हुआ है। लगता है किसी धागे में फंस गई थी, जिसकी वजह से ये सही से उड़ नहीं पाई और बेहोश हो गई। चलो इसे अपने घर लेकर चलते हैं, वहाँ इसे हल्दी का लेप लगाएंगे तो इसे कुछ आराम पहुँचेगा। नीता चिड़िया को उठा लेती है और फिर घर लेकर जाती है। घर पहुंचकर नीता मीनू से कहती है, मीनू जरा हल्दी का लेप बना कर लाना। नहीं, मुझे कुछ काम है, आप खुद जाकर कर लो। ठीक है, मैं खुद ही बना लेती हूँ। उसके बाद नीता हल्दी का लेप बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद नीता हल्दी का लेप बना कर लाती है और चिड़िया के पैरों पंखों में लगा देती है। महिमा और मीनू बहुत कामचोर थीं, इसलिए वो दोनों चिड़िया का ख्याल रखने में नीता की बिल्कुल भी मदद नहीं करती थीं। कुछ दिनों में चिड़िया ठीक हो जाती है। तभी नीता चिड़िया को दाना पानी देते हुए कहती है, मेरी प्यारी चिड़िया, मुझे लगता है अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो। आशा करती हूँ कि इन दिनों मैंने तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखा होगा। अब तुम अच्छे से पहले की तरह आसमान की सैर कर सकती हो। अब मैं चलती हूँ, मुझे तेल बेचने जाना है, इसलिए मैं तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद नीता कंघी करने लगती है, लेकिन तभी उसके बहुत सारे बाल झड़कर जमीन पर गिर जाते हैं। अपने इतने सारे बालों को टूटा हुआ देख नीता रोने लगती है। तभी वहाँ पर मीनू आती है और बोलती है, अरे नीता दीदी, आपके बालों को क्या हो गया? अचानक इतने सारे बाल कैसे टूट गए? पता नहीं मीनू, खिड़की के पास शैम्पू का डब्बा रखा हुआ था, मैंने वही वाला शैम्पू लगाया और अचानक मेरे बाल टूटने लग गए। अरे दीदी, आपने वो शैम्पू क्यों लगाया? उस शैम्पू के डब्बे में तो मैंने थोड़ा सा मिट्टी का तेल मिला दिया था। लेकिन क्यों? तेरी वजह से मेरे सारे बाल खराब हो गए। मैंने जल्दी जल्दी में उस वक्त ध्यान नहीं दिया। मुझे अपने बालों से मिट्टी तेल की स्मेल आ रही है। खिड़की के बाहर से चिड़िया ये सब देख लेती है और वो अपने जादू से वहाँ एक शैम्पू प्रकट कर देती है। तभी नीता की नजर उस शैम्पू पर जाती है। लगता है ये अम्मा जी कोई नई शैम्पू लेकर आई है। अब इसमें तो तूने मिट्टी का तेल नहीं मिलाया है ना? नहीं, आप चाहो तो इसे लगा सकती हो।
इतना बोलकर मीनू वहाँ से चली जाती है और नीता उस शैम्पू से अपने बाल धो लेती है। जैसे ही नीता बाल धोकर बाहर आती है तो उसके बाल सोने के बन जाते हैं। महिमा और मीनू की नीता के सोने के बाल पर नजर जाती है और वो दोनों ये देखकर हैरान रह जाती हैं। नीता, मीनू ने मुझे बताया कि तेरे बाल टूट रहे हैं, लेकिन तेरे बाल तो सोने के हो गए हैं। ये बाल सोने के कैसे बने? आखिर ऐसा क्या किया आपने? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे बाल सोने के कैसे हो सकते हैं? इतना बोलकर नीता शीशे में खुद को देखती है और वो अपने सोने के बाल देखकर हैरान रह जाती है। हाँ, ये तो सच में मेरे बाल सोने के हो गए हैं, लेकिन कैसे? तुम अपने बालों को लेकर बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने ये किया। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी चिड़िया घर के अंदर आती है और परी बन जाती है। तुमने मेरी सेवा की, इसलिए उसके बदले मैंने तुम्हें ये इनाम दिया है। आप परी हो, पर आप चिड़िया क्यों बनी? मैं जब भी पृथ्वी लोक घूमने आती हूँ तो चिड़िया का रूप लेकर ही आती हूँ, लेकिन उस दिन मेरा पैर किसी धागे में फंस गया, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ सही समय पर तुम आ गई, वरना मेरी तो जान ही चली जाती। तुम सोने के बाल तोड़कर इन्हें बेच सकती हो और जो चाहे खरीद सकती हो। बाल कभी खत्म नहीं होंगे। तुम जितने बाल तोड़ोगी फिर से नए बाल आ जाएंगे। काश नीता दीदी की तरह हम दोनों को भी सोने के बाल मिल जाते। परी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये सोने के बाल दिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि महिमा दीदी और मीनू को भी आप ये सोने के बाल दे दो। मैं उन्हें ऐसे उदास नहीं देख सकती। ठीक है, तुम दोनों के बाल भी सोने के हो जाएंगे। वहाँ पर मैंने चमत्कारी शैम्पू रख दिया है, तुम दोनों भी वही लगा लो। कभी भी लालच मत करना और ना ही इन बालों का घमंड करना। अगर तुमने ऐसा किया तो ये बाल हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। ये बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। महिमा और मीनू शैम्पू लगा लेती हैं और उन दोनों के बाल भी सोने के हो जाते हैं। मैं तो सोने के बालों में बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। सबसे ज्यादा अच्छी तो मैं लग रही हूँ, मेरे प्यारे सोने के बाल। नीता वहाँ आती है और बोलती है, महिमा दीदी और मीनू दीदी दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे हो, मेरे से भी ज्यादा। वैसे आप दोनों को याद है ना, ज्यादा लालच नहीं करना वरना बाल गायब हो जाएंगे। तू अपने आप को ज्यादा समझदार और हम दोनों को पागल समझती है क्या? हम दोनों ने भी परी की बात सुनी है, इसलिए तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ महिमा दीदी, चलो यहाँ से, ये तो हमेशा ज्ञान बांटने लग जाती है। उसके बाद दोनों पूरे गांव घूमने चली जाती हैं। सारे गांव वाले दोनों के सोने के बाल निहारते रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में राशन खत्म हो गया था, इसलिए नीता अपने 2 बाल तोड़ती है और बोलती है, ये सही रहेगा, मैं इन दोनों बालों को बेचकर घर की जरूरतों का सामान ले आती हूँ। उसके बाद नीता सोने के बाल को तोड़कर घर की जरूरतों का सारा सामान ले आती है। वहीं दूसरी तरफ मीनू महिमा से कहती है, महिमा दीदी चलो हम अपने बाल को बेचकर बहुत सारे नए कपड़े और मेकअप का सामान लेकर आते हैं। इस तरह मीनू और महिमा अपने बाल बेचकर अपने बहुत सारे कपड़े और मेकअप का सामान ले आती हैं। बढ़ते समय के साथ दोनों बहुत ही ज्यादा घमंडी हो जाती हैं। एक दिन उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। हमारे घर पर अभी खाना नहीं बना है, इसलिए हम आपको खाने के लिए कुछ नहीं दे सकते। तभी वहाँ पर नीता आ जाती है और बोलती है, तो क्या हो गया? अम्मा आप बैठ जाओ, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। बूढ़ी अम्मा बैठ जाती है और नीता जल्दी से उनके लिए खाना बना देती है। इस तरह नीता हर जरूरतमंद लोगों की मदद करती थी, लेकिन महिमा और मीनू ऐसा नहीं करती थी। अगले दिन महिमा और मीनू किसी रिश्तेदार के घर से लौट रही होती हैं। तभी रास्ते में एक बेसहारा औरत महिमा और मीनू से कहती है, बेटा मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी बेटी बहुत बीमार है और उसकी दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। नहीं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम नहीं देंगे। इतना बोलकर दोनों घर वापस आ जाती हैं। तभी दोनों के सोने के बाल गायब हो जाते हैं और दोनों टकली हो जाती है। नीता दोनों को देखती है और बोलती है, ये क्या हो गया? तुम दोनों के सोने के बाल कहाँ गए? मीनू और महिमा रोने लगती हैं। दोनों समझ जाती हैं कि उन्होंने उस बेसहारा औरत की मदद नहीं की थी, इसलिए उनके बाल गायब हो गए। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है।
और दोनों उस दिन से सुधर जाती हैं। लेकिन फिर भी उन दोनों के नए बाल नहीं आते हैं। लेकिन अभी भी नीता के पास उसके सोने के बाल थे। नीता अपने सोने के बाल बेचकर एक बड़ी सी दुकान खोलती है। अब उन तीनों के पति मजदूरी का काम नहीं करते थे और अपनी दुकान संभालते थे। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। जादुई फेस पाउडर। ये कहानी एक सुमन नाम की लड़की की है जो अपनी सौतेली माँ सुमित्रा और सौतेली बहन कविता के साथ सोनापुर नामक गांव में रहती थी। सुमन के पिता ने सुमित्रा से शादी सिर्फ सुमन के उज्जवल भविष्य के लिए की थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी बेटी का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। सुमित्रा बहुत ही कठोर स्वभाव की औरत थी। वो सुमन से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। सुमित्रा ने उसे अपने ही घर में नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। वो उसे अपनी बेटी के फटे पुराने कपड़े, खाने के लिए रूखा सूखा खाना, बस यही दिया करती थी। सुमन अपने सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ बहुत कठिनाइयों से भरा जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन की बात है। मम्मी, कल मेरा जन्मदिन है और मैंने अभी तक शॉपिंग नहीं की। मुझे बहुत सारा मेकअप लेकर आना है, ड्रेस लेकर आनी है। मैं अभी तक कुछ भी नहीं लाई। चलिए जल्दी से शॉपिंग कर आते हैं। मम्मी, कल कविता दीदी का जन्मदिन है, लेकिन उनके जन्मदिन पर पहनने के लिए मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। कल बहुत सारे मेहमान आएंगे। अगर एक सस्ती सी ड्रेस आप मेरे लिए भी लेकर आ जाएं, तो मैं भी जन्मदिन पर नए कपड़े पहन लूंगी। तेरी औकात है नए कपड़े पहनने की? तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि तू इस घर की नौकरानी है, नौकरानी। और नौकरानी का क्या काम होता है तुझे अच्छी तरह से पता है। अब ज्यादा बकवास मत कर और जा कल के लिए तैयारियां कर। मेरी बेटी के जन्मदिन पर कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। घर को अच्छी तरह सजा देना और पकवान बनाने की भी तैयारियां कर लेना। समझ आ रही है ना मेरी बात? अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मार मार के तेरा भरता बना दूंगी। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी बहुत हंसती है और शॉपिंग करने चली जाती है। सुमन को अपनी सौतेली माँ के ये शब्द बहुत दुख पहुँचाते हैं और इसी वजह से वो बहुत रोती है। बेचारी सुमन के आंसू पोंछने वाला इस घर में कोई नहीं था। सुमन रोते हुए घर का सारा काम कर लेती है। शाम को दोनों माँ बेटी बहुत सारी शॉपिंग करके आती है कि तभी फर्श पर पानी होने की वजह से कविता फिसल जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाती है, अरे मम्मी, मैं तो मर गई। मेरी कमर टूट गई। मुझसे तो अब उठा भी नहीं जा रहा। कल मेरा बर्थडे है और आज मुझे चोट लग गई। ये सब कुछ उस नौकरानी सुमन ने जानबूझकर किया है ताकि मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट ना कर सकूं। हाय मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। मनहूस करमजली कहाँ मर गई? जल्दी यहाँ। आज तेरी अच्छी तरह से खबर लूंगी। सॉरी मम्मी, वो मैं कल के जन्मदिन के खाने की तैयारियां कर रही थी। 5 पकवान तो बन चुके हैं, थोड़े और रह गए। अरे कविता दीदी, आपको क्या हुआ? आप नीचे कैसे गिर गईं? मनहूस, पहले जानबूझकर मेरी बेटी को गिराया और अब मासूम बनकर पूछ रही है कि कविता दीदी आप कैसे गिर गईं? मुझे तेरी चाल अच्छे तरह से समझ आती है। तूने मेरी बेटी को जानबूझकर गिराया है ना? इसकी सजा तो तुझे अच्छी तरह मिलेगी। ऐसा कहकर सुमित्रा सुमन की बहुत ज्यादा पिटाई करती है। जब तक उसका मार मार कर मन नहीं भर जाता, वो सुमन को मारती रहती है और फिर उसके बाल खींचने लगती है। सुमन रोते हुए सुमित्रा से कहती है, मम्मी मेरे बाल छोड़ दीजिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर पानी कैसे आया। आप भले ही मुझे अपनी सौतेली बेटी समझती हैं, लेकिन मैंने आपको और कविता दीदी को कभी सौतेला नहीं समझा। मैं सपने में भी कविता दीदी को चोट पहुँचाने के बारे में नहीं सोच सकती। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। सुमन के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद सुमित्रा उसके बाल छोड़कर उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। सुमन की बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी थी। उसका बदन बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन फिर भी वो जन्मदिन की सारी तैयारियां करती है। अगले दिन कविता अपने जन्मदिन पर बहुत सुंदर फ्रॉक पहनकर आती है और वहीं दूसरी तरफ बेचारी सुमन अपनी फटे पुराने कपड़ों में मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी कि तभी कुछ देर बाद उस पार्टी में आई एक मॉडर्न औरत सुमन से कहती है, आप तो इतनी ज्यादा सुंदर है, आपको मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपने ना तो मेकअप किया है, ना कोई अच्छी ड्रेस पहनी है, फिर भी इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है। आप तो बड़ी से बड़ी मॉडल को भी टक्कर दे सकती हैं। थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट के लिए।
मेरा भी बचपन से सपना था मॉडल बनने का, लेकिन मम्मी पापा की मृत्यु के बाद ये सपना सपना ही रह गया। देखो, तुम अपने इस सपने को अभी भी पूरा कर सकती हो। मैं हर साल मॉडलिंग शो ऑर्गेनाइज करती हूँ और हमारे शो को तुम्हारे जैसे चेहरे की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये रहा मेरा कार्ड, कल तुम मुझसे मिलने मेरे ऑफिस में आ जाना। सुमन और उस औरत की बातें सुमित्रा और कविता सुन लेती है। दोनों माँ बेटी उनकी बातें सुनकर आग बबूला हो जाती है। मम्मी, अब इस 2 टके की नौकरानी को मॉडल बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने लाख कोशिश की इसके सपने को चूर चूर करने की, लेकिन देखिए इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। आज तक तो ये सुना था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन ये कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आ गया। अरे मेरी बच्ची, तू चिंता क्यों करती है? जब तक तेरी माँ जिंदा है तब तक ये मनहूस मॉडल कभी नहीं बन सकती। इसकी सुंदरता की वजह से इसे ये मौका मिल रहा है ना। अब तू देख तेरी माँ क्या करती है। सुमन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बचपन का सपना अब पूरा हो जाएगा, लेकिन बेचारी को क्या पता था कि उसकी खुशियों पर ग्रहण लगाने के लिए उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन है। सुमित्रा की एक जादूगरनी दोस्त थी, वो उसे एक दवा बनवा कर ले आती है। जब सुमन सो जाती है तो सुमित्रा वो दवा उसके ऊपर डाल देती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से काली हो जाती है और उसके बाल भी छोटे छोटे हो जाते हैं। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। सुबह जब सुमन अपने आप को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत जोर जोर से रोती है। अरे नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया? मैं क्या से क्या हो गई? मेरे बाल, मेरा चेहरा, मेरा रंग रूप, इनको क्या हो गया? रात तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ये सब कैसे हो गया? मेरा मॉडल बनने का सपना चकनाचूर हो गया। अब मैं मॉडल तो क्या, किसी को शक्ल दिखाने लायक भी नहीं बची। दुनिया भर के सारे दुख दर्द क्या मेरे ही हिस्से में लिखे हैं। जरा सी खुशी मिलती है और वो भी एकदम छिन जाती है। इस तरह से सुमन बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। फिर वो अपने आंसू साफ करती है और अपने सौतेली माँ और सौतेली बहन के पास जाती है। जब वो उनके पास पहुँचती है तो देखती है कि दोनों माँ बेटी हंस हंस कर बातें कर रही थी। सुमन छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। मम्मी, अब तो नौकरानी किसी को शक्ल दिखाने लायक भी नहीं रही होगी। मॉडल बनने के सपने देख रही थी, अब बस सूरत होने की वजह से हमेशा आपकी सेवा करती रहेगी, आपकी नौकरानी बनकर रहेगी। बहुत इतराती थी ना अपनी सुंदरता पर, अब उसकी सुंदरता पर ही ग्रहण लग गया। अरे बेटी, तूने क्या मुझे ऐसे ही समझ रखा था? तुझे क्या लगता है मैं उस मनहूस को ऐसे ही मॉडल बनने देती? बेचारी हमेशा हमेशा के लिए बदसूरत हो गई। जो लोग उसकी तारीफ करते करते नहीं थकते थे, अब वो उसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। मम्मी, मुझे नहीं पता था कि आप इस हद तक गिर सकती हैं। मैं मॉडल ना बनूं, हमेशा आपकी नौकरानी बनकर रहूं, इसलिए आपने मुझे बदसूरत बना दिया। आपके सीने में क्या दिल नहीं है? आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने हमेशा मुझे मारा पीटा, ढंग से खाना भी नहीं दिया। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। महारानी, तुझे क्या लगा था कि हम तुझे इतनी आसानी से मॉडल बनने देंगे? चल अब जा यहाँ से, हमारे लिए गर्मा गर्म पकवान बना कर लेकर आ। आई बड़ी, हमें ना माफ करने वाली। सुमन से ये सब बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो आत्महत्या करने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। सुमन जैसे ही अपनी जान देने के लिए नदी में कूदने वाली होती है, तभी उसे एक परी बचा लेती है और उससे आत्महत्या करने का कारण पूछती है। सुमन परी को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर परी को भी बहुत दुख होता है और वो सुमन से कहती है, सुमन, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन बेटा, आत्महत्या करना किसी भी परिस्थिति में ठीक नहीं है। ये गलत है। हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जीना चाहिए। मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम ये गलती कभी नहीं करोगी। और रही बात तुम्हारी सुंदरता की, तो इसका समाधान मेरे पास है। ये लो मेरा जादुई फेस पाउडर, इसे अपने चेहरे पर लगा लो, फिर देखना इसका जादू। परी के कहने पर सुमन जैसे ही जादुई फेस पाउडर अपने चेहरे पर लगाती है, तो सुमन जादुई फेस पाउडर की मदद से पहले से और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है।
खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं होता। फिर सुमन परी को धन्यवाद कहती है। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद मरने के बारे में कभी नहीं सोचूंगी और अब मैं कभी भी अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के पास वापस नहीं जाऊंगी। वो दोनों इंसान नहीं, डायन है, डायन। और अब मैं मॉडल बनकर अपने बचपन का सपना साकार करूंगी। परी सुमन को जादुई फेस पाउडर देकर वहाँ से चली जाती है और सुमन मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट करने चली जाती है। वहाँ पर और भी सुंदर लड़कियाँ पार्टिसिपेट करने आई थी, लेकिन सुमन की सुंदरता सभी लड़कियों की सुंदरता पर भारी पड़ जाती है और इस मॉडलिंग शो की विनर सुमन बनती है। सुमन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मॉडल बनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। मॉडलिंग शो की विनर बनने के बाद उसका एक इंटरव्यू होता है जो कि टीवी पर दिखाया जाता है, जिसे देखकर सुमित्रा और कविता हक्के बक्के रह जाती हैं। मुझे लगा था कि ये सुंदर मॉडल कोई और है, लेकिन इस इंटरव्यू से तो पता चल रहा है कि ये सुमन है। मम्मी, ये नौकरानी इतनी जल्दी इतनी सुंदर कैसे हो गई? और देखिए ये कितनी मशहूर मॉडल बन गई है। मम्मी, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। बेटा, हमें पता लगाना चाहिए कि ये मनहूस इतनी जल्दी इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई। दोनों माँ बेटी सुमन के ऊपर नजर रखने लगती है और एक दिन उन्हें पता चल जाता है कि सुमन के पास परी का जादुई फेस पाउडर है, जिसकी मदद से वो इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। एक दिन मौका लगते ही सुमित्रा सुमन के घर से वो जादुई फेस पाउडर चुराकर अपने घर आ जाती है और अपनी बेटी को देते हुए कहती है, ये ले बेटा, उस मनहूस के पास परी का दिया हुआ जादुई फेस पाउडर था। इसे ही लगाकर वो रातों रात इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। ये ले, तू भी इसे लगा ले तो तू भी बहुत सुंदर हो जाएगी। सुमित्रा के कहने पर जैसे ही कविता परी का जादुई फेस पाउडर लगाती है, वो पूरी तरह से गंजी, बहुत ज्यादा काली, चेहरे पर छोटे छोटे काले निशान और हाइट भी पहले से बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है। अपनी बेटी को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर सुमित्रा बहुत रोती है। तभी परी के जादुई फेस पाउडर से आवाज आती है, सुमित्रा, तुझे तेरे कर्मों की सजा मिली है। तूने बेचारी सुमन के साथ बहुत बुरा किया। जो गड्ढा तूने सुमन के लिए खोदा था, उसी में आज तो खुद गिर गई। अब तेरी बेटी हमेशा हमेशा के लिए बदसूरत हो गई। ऐसा कहकर परी का जादुई फेस पाउडर सुमन के पास वापस चला जाता है और दोनों माँ बेटी को अपने लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ सुमन अब बड़ी मॉडल बन चुकी थी और सुमन परी के जादुई फेस पाउडर की मदद से अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से बहुत दूर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। जल परी की जादुई लिपस्टिक। बहुत समय पहले की बात है। मनकपुर नाम के गांव में माही अपनी मामी रीता के साथ रहती थी। माही दिखने में काली थी लेकिन बहुत ही नेक थी। एक दिन माही अपनी मामी के पास जाती है और बोलती है, मामी, मुझे 2 किताब खरीदनी है, इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। देख माही, मैंने तुझे पहले ही बोल दिया था कि मैं तेरी पढ़ाई में 1 भी रुपए नहीं देने वाली। फिर तू मेरे से पैसे मांगने क्यों आई है? लेकिन मामी, किताब खरीदना बहुत जरूरी है। अगर तेरे लिए तेरी पढ़ाई इतनी ही जरूरी है तो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा। तुझे अपने घर में रख रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। ये पढ़ाई की उम्मीदें मेरे से मत रख। माही उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और अगली सुबह सबसे पहले काम ढूंढने निकलती है। बहुत देर तक काम ढूंढने के बाद माही को एक हलवाई की दुकान नजर आती है। माही हलवाई की दुकान के अंदर जाती है और मालिक से बोलती है, साहब, यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? हाँ बेटी, यहाँ काम तो है, लेकिन बर्तन धोने का। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बर्तन धोने का काम कर लूंगी, लेकिन मैं यहाँ 1 बजे के बाद आऊंगी क्योंकि 12:30 बजे मेरे स्कूल की छुट्टी होती है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तुम 1 से रात के 9 बजे तक काम करना। मैं तुम्हें 2000 रुपए दिया करूँगा। इस तरह माही को हलवाई की दुकान में बर्तन धोने का काम भी मिल जाता है और उसकी पढ़ाई को भी कोई नुकसान नहीं होता है। अगले दिन से हर सुबह माही स्कूल जाती थी और स्कूल से आकर दुकान में काम करने। इस तरह माही का पढ़ाई का खर्च भी निकल जाता था। माही की मामी बहुत ही लालची और पेटू थी, इसलिए उसकी मामी उससे कहती है, सुन माही। हाँ मामी जी। शाम को दुकान से लौटते वक्त मेरे लिए बहुत सारी बर्फी चुरा कर ले आइयो।
मामी, मैं पहले भी आपके कहने पर कभी लड्डू, कभी रसगुल्ले, यहाँ तक कि कभी कभी समोसे भी चुरा कर लाई हूँ। अगर कभी भी गलती से मालिक को इन सब के बारे में पता चल गया तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। अगर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया तो फिर मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा कैसे निकाल पाऊंगी? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। ये सब तेरी परेशानी है। अगर तू मेरे लिए बर्फी लेकर नहीं आई तो मैं तेरी खूब पिटाई करूंगी और तुझे घर से बाहर भी निकाल दूंगी। चल अब जा यहाँ से। इस तरह रीता हर बार माही को धमकी देकर डराया करती थी। बेचारी माही अपनी मामी के डर से रोज दुकान से चुरा कर लाती थी। इस तरह एक दिन दुकान का मालिक माही को मिठाई चोरी करते हुए पकड़ लेता है। अच्छा, तो तू ही रोज दुकान से मिठाइयाँ चुरा कर ले जाती है। आज मैंने ये सब अपनी आंखों से देख लिया। दुकान का मालिक अपनी बीवी को बुलाता है और उससे कहता है, सुनो, ये लड़की हमारी दुकान से मिठाई चुरा कर ले जाती है। मालिक की बीवी अपनी चप्पल उठाती है और उससे माही की खूब पिटाई करती है। छोड़ दीजिए मालकिन, मेरी मामी मुझसे जबरदस्ती चोरी करवाती है। मेरा यकीन करिए मालकिन। मैं तेरे किसी भी बहाने में नहीं आने वाली हूँ। मेरी नजर में तू बस एक चोरनी है और आज मैं तेरी अच्छी खबर लूंगी। चल अब हमारे दुकान से बाहर निकल और अब कभी यहाँ अपने शक्ल में दिखाई हो। अगर दोबारा तो मेरे दुकान के आसपास भी नजर आई तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। माही रोते हुए घर जाती है। रीता माही को देखती है और बोलती है, अरे ये क्या, तू खाली हाथ घर क्यों लौट आई है? मैंने तुझे कुछ लेकर आने को कहा था। मेरे मालिक ने मुझे चोरी करते हुए पकड़ लिया और फिर उन्होंने अपनी बीवी से बोलकर मेरी खूब पिटाई करवाई। साथ ही उन्होंने मुझे अब काम से भी निकाल दिया है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे रसगुल्ले और बर्फी खाने थे और तूने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर रीता माही को 2 तमाचे लगा देती है। बस अब बहुत हुआ, अब बहुत बुरी हो। अपने घर में आपने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं कई सालों से यहाँ पर रह रही हूँ लेकिन फ्री का कुछ नहीं खाती। मैं आपके घर का सारा काम करती हूँ तभी आप मुझे खाने के लिए देती हो, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ हमेशा इतना बुरा बर्ताव करती रहती हो। अब मुझे आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। इतना बोलकर माही रात को रोते हुए घर से निकल जाती है और जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में थोड़ी देर तक चलने के बाद अचानक माही को एक झरना नजर आता है। तभी माही देखती है कि झरने के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी है। माही उसके पास जाती है और बूढ़ी औरत माही को देखकर कहती है, बेटी मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन आप अकेले यहाँ क्या कर रही हो? ये देखो बेटी, मेरे साथ कितना सारा सामान है। क्या तुम ये सारा सामान उठाकर झरने के उस पार रख दोगी? हाँ हाँ, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। उसके बाद माही बूढ़ी अम्मा का सारा सामान उठाकर झरने के उस पार रख देती है। तभी अचानक बूढ़ी अम्मा जल परी में बदल जाती है। ये सब देख माही हैरान रह जाती है। अरे आप तो जल परी हो, फिर आपने बूढ़ी अम्मा का रूप क्यों ले रखा था? मैं महीने में एक बार इसी तरह बूढ़ी अम्मा बनकर इस जंगल में घूमती हूँ। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही परेशानी के साथ जंगल में आते हुए देख लिया था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब करने को बोला। वैसे सच में तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें इनाम के रूप में कुछ देना चाहती हूँ। इतना बोलकर जल परी वहाँ एक लिपस्टिक प्रकट करती है। ये लिपस्टिक तुम्हारा इनाम है। ये एक जादुई लिपस्टिक है। जब तुम इसका इस्तेमाल करोगी तो ये तुम्हें खूबसूरत बना देगी। इतना बोलकर जल परी झरने के अंदर चली जाती है। उसके बाद माही लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है। लिपस्टिक लगाते ही माही का रंग गोरा हो जाता है और उसके पुराने कपड़ों की जगह एक सुंदर सा फ्रॉक आ जाता है। अरे वाह, सच में मैं तो हीरोइन जैसी लग रही हूँ। इस तरह माही बहुत खुश होती है और थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। माही जंगल से वापस लौट रही होती है। तभी जंगल में उसे एक राजकुमार शिकार करता हुआ मिलता है। राजकुमार माही को देख उसके पास जाता है और बोलता है, सुनो, तुम बहुत सुंदर हो। मैंने तुम्हारी जैसी खूबसूरती आज तक नहीं देखी। मैं हमेशा से चाहता था कि गांव की एक लड़की से शादी करूं। लगता है वो लड़की तुम ही हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमार की बातें सुन माही मुस्कुराने लगती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिन बाद माही और राजकुमार की शादी धूमधाम से हो जाती है।
जैसे ही ये बात रीता को पता चलती है, वो दौड़ते हुए माही से मिलने उसके महल में आती है। माही बेटी, कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता भी नहीं है मैंने तुझे गांव में कितना ढूंढा। वो तो मुझे जैसे ही पता चला कि तेरी शादी राजकुमार से हुई है तो तुझसे मिलने मैं यहाँ आ गई। देखो मामी, अच्छाई का इतना ढोंग मत करो। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आपने मुझे कहीं नहीं ढूंढा होगा। असली बात तो ये है कि अब मेरी शादी राजकुमार से हो गई है, इसलिए आप माही बेटी करती करती यहाँ आ गई हो। देखो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, सीधे तरीके से आप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं सैनिकों को बोलकर आपको यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। रीता उदास हो वहाँ से चली जाती है। इस तरह माही के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगती है।